हाँ, क्या ध्यानाकर्षित करने जा रहे हैं? यूडीएच से संबंधित है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर को विकास के लिए पिछली सरकार में कांग्रेस का जब शासन था तो केंद्र सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपए जयपुर को साज सज्जा के लिए मिले थे, डेवलपमेंट के लिए मिले थे। तो वहाँ क्या काम हुआ, किस प्रकार का काम हुआ और उसमें कौन अधिकारी थे जिम्मेदार जिन्होंने उस काम को किस प्रकार से लीपापोती की, उस बजट का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, वो सब भी है। और आगे क्या यूडीएच डिपार्टमेंट के योजनाएं हैं, कुछ हमारे सुझाव हैं। कुछ शहर को जो पर्यटन केंद्र भी है, अध्यात्म नगरी भी है और राजधानी भी है और पूरा प्रदेश और पूरे देश में जयपुर विशेष महत्व रखता है। तो उसके लिए आगे योजनाएं क्या है, किस प्रकार से हम सब मिलकर जयपुर के सौंदर्य का, साफ सफाई का, प्राचीन इमारतों को बचाने का। शहर में सिर्फ कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही है, रेजिडेंस खत्म हो रहा है, लोग शहर छोड़ के जाने को तैयार है। उसके पीछे क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं? पलायन के कारण कुछ तो वहाँ का बहुसंख्य समाज को डरा के धमका के जो माहौल बनाया गया था, कुछ वो कारण भी है और कुछ वहाँ सुविधाओं का अभाव भी हो गया है। तो उन्हीं सब विषयों पे लेकर आज यूडीएच। आप क्या मानते हैं कि जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना साकार नहीं होने के पीछे बड़ी वजह एक पर्टिकुलर लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो स्मार्ट सिटी बने, अतिक्रमण एक बड़ी वजह रही? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि शहर में पिछले जो 5 साल कांग्रेस का शासन था उसमें आप अनुभव करेंगे कि प्राचीन इमारतें कॉम्प्लेक्स का रूप धारण कर ली, गोदाम बन गए और छोटी छोटी गलियां जहाँ मोटरसाइकिलों के रास्ते हैं वहां पर भी बिल्डिंगों को तोड़कर और सड़कों पे बड़ी बड़ी 4-4 फीट 5-5 फीट की बालकोनी और पिल्लर रोड पर खड़े गाड़ दिए गए हैं। तो शहर को अपनी स्वार्थवश जो शहर का ढांचा बिगाड़ दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पिछली कांग्रेस के 5 साल जो थे ये उसकी देन है। लेकिन अब 1.5 साल से हमारी सरकार है तो अभी भी बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बोले वो मेरा तो सवाल यूडीएच के अधिकारियों से और है कि यूडीएच के अधिकारियों का क्या सिर्फ यही कार्य रह गया है कि प्राइवेट संस्थाओं के जो नक्शे आते हैं उनको पास करना, न कि शहर का नक्शा बिगड़ रहा है, शहर की दुर्दशा हो रही है, शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, उसका ध्यान रखते हुए क्या डेवलपमेंट की उन्होंने योजना बनाई। आज जयपुर को लगभग 50-60 किलोमीटर में हमें देखना चाहिए, 50-60 किलोमीटर में महानगर हमारा बढ़ रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या अगली योजनाएं बनाई है? छोटे छोटे गांवों को डेवलप करना चाहिए, तहसीलों को डेवलप करना चाहिए। गांव से लोग शहर में क्यों आए? हम सुविधा गांव तक क्यों ना पहुंचा पाए? गांव के आसपास के एरियो को डेवलप करेंगे, गांव वालों का भी जीवन है, सिर्फ शहर में ही थोड़ा ना गार्डन बने, शहर में सुविधा क्षेत्र बने, शहर में सामुदायिक भवन बने। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कल बड़ा बवाल हुआ एक बयान को लेकर, आपने बयान दिया था लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट 2005 में आदेश जारी कर चुका है कि लिमिटेड आवाज होनी चाहिए, उसका डेसिबल फिक्स है, लेकिन उसकी पालना कहीं नहीं हो रही है। इसको लेकर आपने मुद्दा उठाया, इसके बाद आखिर फिर मुद्दा बना, आपको लेकर भी इस तरह शब्दों का प्रयोग किया, फिर आपके पक्ष में धरने प्रदर्शन किया, क्या है पूरा मामला और अगर क्या इसके रहेगा आपका? ऐसा है, मैं किसी अधिवक्ताओं के आयोजन में गया हुआ था, वहां पर मेरे मन में विचार आया कि मेरे पास 50 से 60 शिकायतें इकट्ठी हुई है, जिसमें मुस्लिमों की भी है और हिंदुओं की भी है। शिकायत यह है कि आजकल एक रिवाज चला है 5-7-8 मंजिल की ऊंची मीनार बनाकर उस पर बहुत सारे लाउड स्पीकर लगाना, फिर वहां से कनेक्शन करके पूरी कॉलोनी में लाउड स्पीकर घरों पे और लगाना, और वो लाउड स्पीकर इतनी वॉल्यूम खोला जा रहा है। और एक विशेष काम और हो रहा है, ये लिखित में शिकायतें, रात को 2 बजे रात को लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है, माइक हाथ में लेके कमर पे टांग के कॉलोनी में माइक लेके घूम रहा है बंदा, रात को 2 बजे जगा रहा है, शहरी का समय हो गया है, जाग जाओ। अरे जिनको जागना नहीं है उनको क्यों जगा रहे हो आप? रात को 2 बजे क्यों जगा रहे हो आप? रात को 2 बजे जानबूझ के जगाया जा रहा है, पूरी कॉलोनी में लाउड स्पीकर लाइन से लगाए जा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद में जो मीनारों पर लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, ये शिकायतें हैं। किन की शिकायत है? जिनको माइग्रेन है, जिनको सर दर्द है, जो बीमार है, पेशेंट है, अस्पताल है, स्कूल है, उन लोगों को ये समस्या आ रही है और वो शिकायतें दे रहे हैं कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम जितना निर्धारित है, कोर्ट की जो नॉर्म्स है उस आधार पे उसका वॉल्यूम चले। हमने ये थोड़ी कह दिया इसको हटा दो, हम तो यूपी और एमपी की तरह तो कहीं नहीं रहे हटा दो, यूपी एमपी तो हटा के समेट के रख दिए एक तरफ। हम तो ये कह रहे हैं वॉल्यूम का जो नियम कायदा बनता है उस पर आप चलावें, न कि किसी और को आपकी प्रार्थना पूजा की वजह से किसी और को डिस्टरबेंस हो।
हमने खाटू श्याम जी में डीजे का आदेश आया कि डीजे नहीं चलेगा, हमने मान्य किया, डीजे नहीं चला। आपके इस बयान के बाद कुछ आपने उसको सनातन से जोड़ा, कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की जो कहीं ना कहीं सनातन का अपमान है। आपने कहा कल आपके उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, और एक साथ मैं जरूर मालूंगा, आपने ये भी कहा कि आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। देखिए, टोडासरा जी के बयान को बहुत सुने। टोडासरा जी के बयान में उन्होंने ये कहा है कि मेरे को खतरा है, तो मुझे लगता है कि टोडासरा जी ने विशेष एक समुदाय को एक्टिव किया है, मेरे ऊपर कोई दुर्घटना के लिए उनको उन्होंने उकसाया है। साथ ही मुझे लगता है कि टोडासरा जी ने तो नहीं कहीं मेरी कोई हत्या की सुपारी किसी को दी है, और जिस भाषा में उन्होंने बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टोडासरा जी मुझ पर कोई हमला करवा सकते हैं। ये मुझे पूर्णतः इस बात से अनुभव हुआ है। दूसरा, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, राजस्थान के संत समाज का अध्यक्ष हूं, और मैं भी अपनी एक 6 स्थानों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। इस प्रकार से अपमानजनक शब्द बोलना ये दर्शाता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र सनातन विरोधी है। अध्यात्म का, सनातन का, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं का अपमान करना ये कांग्रेस का धर्म बनता है। आपने सुरक्षा मांगी? नहीं, मैंने भी मांगी नहीं है। अभी तो मैंने टोडासरा जी जो मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया कि टोडासरा जी शायद हो सकता है मेरी हत्या करवा दें।